हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राजन सिंह साइंस क्लासेज यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बॉटनी ऑनर्स पार्ट 3 का जो हमारा पेपर 5 है उसका एक टॉपिक है प्लांट फिजियोलॉजी। तो प्लांट फिजियोलॉजी जो है इसमें हम लोग को पढ़ना है विभिन्न तरह के टॉपिक। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं पार्ट 3 सिलेबस का बॉटनी ऑनर्स का, तो आप लोग को इस वीडियो के नीचे लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जा कर के आप लोग पार्ट 3 का सिलेबस देख लेंगे। आप लोग जानते हैं कि ऑलरेडी आप लोग पार्ट 1 में बॉटनी ऑनर्स का पेपर 1 और पेपर 2 स्टडी कर लिए हैं, और वहीं पेपर 3 जो है ये आप लोग स्टडी कर लिए हैं, एंड आप लोग पेपर 4 जो है ये पार्ट 2 में स्टडी कर लिए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बॉटनी ऑनर्स पार्ट 3 का पेपर 5 का प्लांट फिजियोलॉजी का एक टॉपिक है एसेंट ऑफ सैप, इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और जो हमारा पेपर 5 है इसके अलावा हम लोग को पेपर 6 और पेपर 7 स्टडी करना है, और पेपर 8 जो है ये तो फुली प्रैक्टिकल है। ये जो है इसमें प्रैक्टिकल जो है 100 मार्क्स का होता है। बाकी ये जो है पेपर 5, 6, 7 में टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अधिक भी क्वेश्चन हो सकते हैं अगर शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो। और एक क्वेश्चन जो है 20 मार्क्स का रहता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसका जो है कितना वैल्यू है एक एक क्वेश्चंस का, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो है 20 मार्क्स का रहता है। तो आइए हम लोग एसेंट ऑफ सैप जो है इसको डिस्कस करें। तो व्हाट इज एसेंट ऑफ सैप, यहाँ पर क्वेश्चन के फॉर्म में लिखा गया है कि व्हाट इज एसेंट ऑफ सैप, डिस्कस डिफरेंट थ्योरीज रिलेटेड टू इट। और मतलब अथवा ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई एसेंट ऑफ सैप, हाउ डज द सैप राइज इन द स्टेम एंड व्हाट इज इट्स पाथ, हाउ वुड यू डिमोन्स्ट्रेट एक्सपेरिमेंटली द एसेंट ऑफ सैप। देखिए, जो हमारा प्लांट्स होता है तो प्लांट्स में वाटर का जो है क्या होता है, वाटर का अवशोषण होता है। मतलब प्लांट्स में जो है पौधों में जल का अवशोषण जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है जड़ों के द्वारा, रूट्स के द्वारा होता है। कोई भी प्लांट्स है उसमें वाटर जो है प्लांट्स में जो एब्जॉर्प्शन होने का काम होता है वह रूट्स के द्वारा होता है। आगे हम लोग कम्प्लीटली जो है यहाँ पर पूरा डायग्राम देखेंगे कि कैसे जो है वाटर का जो है एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और कैसे जो है आगे पत्तियों तक जा रहा है, वहाँ से कैसे जो है वाटर जो है रिलीज हो रहा है, ट्रांसपायरेशन हो रहा है, सभी को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं। और एसेंट ऑफ सैप का अगर आप लोग हिंदी जानना चाहें तो इसका हिंदी होगा पौधों में रसारोहण। कहने का अर्थ है कि पौधे जो होते हैं वो तो शुद्ध जो है वाटर को नहीं जो है ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं अपने रूट से। कुछ ना कुछ उसमें मिनरल्स होंगे और साल्ट्स होंगे, ये सारी चीज़ें होंगे। तो वह जो है एक तरह से जो है प्योर वाटर नहीं रहता है। इसीलिए हम लोग एसेंट ऑफ सैप मतलब पौधों में जो रसारोहण होता है इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग जो है आगे देखें क्या लिखा गया है। लिखा गया है कि यहाँ से जल जो है तने में आता है, फिर पत्तियों में, और अंत में जो है वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपायरेशन के कारण जो है वायुमंडल एयर में चला जाता है। तो यही पूरा प्रोसेस होता है इसमें। पौधों में वाटर तथा घुलनशील जो खनिज लवणों का जड़ जो है वह रूट पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया को रसारोहण एसेंट ऑफ सैप जो है कहते हैं। मैंने समझाया भी है कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें रूट्स के पास जो वाटर होते हैं उसमें घुलनशील खनिज लवण होते हैं, उसमें मिनरल्स होते हैं, साल्ट्स होते हैं, सारी चीज़ें होते हैं का जड़ जो है रूट्स पत्तियों तक जो है पहुंचने की क्रिया को रसारोहण एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। तो यही मेन चीज़ है, आप लोग इसको याद रखेंगे कि एसेंट ऑफ सैप किसे कहते हैं। तो पौधों में जल तथा घुलनशील खनिज लवणों का जड़ रूट से पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया को रसारोहण एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। रसारोहण का मार्ग जो है वह जाइलम है। इसको बल्चन प्रयोग रिंगिंग ऑफ ग्रीडिंग एक्सपेरिमेंट द्वारा दिखाया जा सकता है। यदि किसी पौधे में छाल का एक पूरा वलय रिंग काट कर निकाल दिया जाए तो इसका रसारोहण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और पौधा सूखता नहीं है, जिससे यह सिद्ध होता है कि जो हमारा रसारोहण है, जिससे यह सिद्ध होता है कि रसारोहण जो है जाइलम प्रभाव नहीं पड़ता है और पौधा सूखता नहीं है, जिससे यह सिद्ध होता है कि रसारोहण जाइलम द्वारा ही होता है। इसी प्रकार यदि पत्तियों के साथ किसी शाखा को पानी से काटे और उसको रंगीन पानी में जिसमें इयोसिन घुला हो
खड़ा कर दे और कुछ समय के बाद तने का सेक्शन काटा जाए तो पता चलेगा कि जो जाइलम वाहिकाएं हैं, जाइलम भेजल्स है, उसका भित्तियाँ जो है लाल हो गई है, जबकि अन्य कोशिकाओं में रंग नहीं मिलता। रसारोहण की व्याख्या के लिए कई वाद थ्योरीज प्रचलित है जिन्हें दो मुख्य वर्गों में बांटा गया है। तो आप लोग समझ गए होंगे, अगर हम लोग कोई प्लांट्स को काटते हैं, उसका सेक्शन स्टेम का, और फिर उसे जो है कोई उसमें कलर घोला गया है वाटर में, तब उसमें हम लोग डालेंगे, तो फिर उसके बाद जब काटेंगे तो देखेंगे कि जो जाइलम का कलर है वह चेंज हो गया रहेगा। वही सारी चीज़ें इसमें लिखी है कि जाइलम की भेजल्स जो होती है, जाइलम भेजल्स, जाइलम वाहिकाएं, वह भित्तियाँ लाल हो गई है, जबकि अन्य जो सेल्स होती है उसका रंग जो है वैसा नहीं मिलता है। तो इससे पता चलता है कि जो रसारोहण होता है वह जो है जाइलम भेजल्स द्वारा होता है। और आइए नीचे लिखा गया है कि रसारोहण की व्याख्या के लिए कई वाद थ्योरीज प्रचलित है जिनको दो मुख्य वर्गों में बांटा गया था। एक एक करके हम लोग सभी को स्टडीज करेंगे। पहला है थ्योरीज ऑफ एसेंट ऑफ सैप, यानी कहने का अर्थ है रसारोहण संबंधी वाद। तो इसमें लिखा गया है कि फर्स्ट ए में वाइटल थ्योरीज है, इसको जैविकवाद बोला जाता है या जैववाद कहिए। और ये जैविकवाद या जैववाद जो होता है, इसके समर्थकों का मत है कि रसारोहण जो है एक जैविक क्रिया है जिसके संपादन में जीवित कोशिकाओं का सहयोग जो है अनिवार्य है। इस मत के समर्थन में दो वाद थ्योरी जो है उल्लेखनीय हैं। पहला है गार्डलेवस्की वाद या गार्डलेवस्की, और जो गार्डलेवस्की है, इन्होंने 1884 में, ये साइंटिस्ट का नाम है गार्डलेवस्की, इन्होंने 1884 ईस्वी में यह बताया कि जाइलम ऊतकों, जाइलम जो जाइलम टिश्यूजेज होते हैं, जो जाइलम ऊतकों होते हैं उसमें स्थित जीवित कोशिकाएं जाइलम मृदुतक, जाइलम पैरेन्काइमा रिले पंप का जो है वह काम करती है, और यह पंपिंग क्रिया कोशिकाओं में परासरण दाब के परिवर्तन, चेंजेज इन ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण होती रहती है। स्ट्रसबर्गर जो साइंटिस्ट है, इन्होंने जो है 1891 ईस्वी में जो है इस मत के विरुद्ध सबूत देते हुए दिखाया कि मरे हुए पौधों में कुछ समय तक रसारोहण जो है होता रहता है। तो बहुत बड़ी बात है कि जो स्ट्रसबर्गर साहब ने जो बताया कि 1891 ईस्वी में यह जो मत था गार्डलेवस्की वाद है, गार्डलेवस्की, जिसके अनुसार जो है इसके अनुसार जाइलम ऊतकों, जाइलम टिश्यूज में स्थित जीवित कोशिकाएं जाइलम मृदुतक पैरेन्काइमा जो है रिले पंप का काम करती है। यह पंपिंग क्रिया कोशिकाओं में परासरण दाब के परिवर्तन, चेंजेज इन ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण होती है। और बाद में जब स्ट्रसबर्गर साहब आए तो इन्होंने 1891 ईस्वी में, तो 1884 ईस्वी में तो गार्डलेवस्की थे, और 1891 में जब स्ट्रसबर्गर आते हैं तो इस मत के विरुद्ध सबूत देते हुए दिखाया कि पौधों में भी कुछ समय तक रसारोहण होता रहता है। तो आइए हम लोग सेकेंड देखें, जो हमारा थ्योरीज ऑफ एसेंट ऑफ सैप है रसारोहण संबंधी वाद, उसमें सेकेंड है बोसवाद। और सभी लोग जगदीश चंद्र बोस को जानते हैं, स्वर्गीय जगदीश चंद्र बोस बहुत बड़े जो है भारतीय वैज्ञानिक है, और इन्होंने जो है 1923 ईस्वी में यह मत जो है व्यक्त किया कि कॉर्टेक्स की सबसे भीतरी कोशिकाएं जो अंतःत्वचा इंडोडर्मिस, तो इसके ठीक बाहर जो है होती है, और उनमें लगातार जो है स्पंदन जो है वह देखने को मिलता है, पल्सेशन जो है होता रहता है, जिसके कारण पौधों में रसारोहण एसेंट ऑफ सैप जो है होता है। पौधों के इस स्पंदन की तुलना जीवों के हृदय, हार्ट के स्पंदन से की गई है, जिसके द्वारा शरीर में रक्त का परिवहन, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है। तो जगदीश चंद्र बोस का जो है अपना एक मत था। और इसके बाद जो है हम लोग का वह आता है बोसवाद के बाद। यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा इस डायग्राम को देखेंगे, और नीचे इसमें और कुछ बातें हैं उसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद इस डायग्राम को देखेंगे। हालांकि अब ऐसा जो है समझा जाता है कि रसारोहण में तने के जीवित कोशिकाओं, लिविंग सेल्स का महत्व इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये उनका भी जो है एक्सपेरिमेंट जो है उस तरह से नहीं बता पाए थे। और ये आगे देखेंगे इस डायग्राम को, तो देखेंगे इसमें जो है यहाँ पर लीफ दिखाई दे रहा है, ये हमारा रूट है, जाइलम है, पोटैटो प्लांट जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये स्टेम,
और रिंगिंग एक्सपेरिमेंट जो है इसमें चल रहा है। द रिंगिंग एक्सपेरिमेंट टू शो द पाथ ऑफ वाटर इन एसेंट ऑफ सैप, इसको कम्प्लीटली जो है इसमें दर्शाया गया है। नेक्स्ट जो यहाँ पर फ्लावर को देख सकते हैं, स्टेम को देख सकते हैं, लीफ को देख सकते हैं, रूट है, ये बीकर है और इसमें कलर्ड वाटर जो है डाला गया है। ये एक्सपेरिमेंट शोइंग एसेंट ऑफ सैप को दिखाने के लिए किया गया है। अब नेक्स्ट देखेंगे फिजिकल थ्योरीज, मतलब भौतिकवाद। तो फिजिकल थ्योरी जो है भौतिकवाद, इस वर्ग के समर्थकों जो सपोर्टर्स हैं उनका मत है कि रसारोहण एक भौतिक क्रिया फिजिकल प्रोसेस है, इसलिए जीवित कोशिकाओं का रहना आवश्यक नहीं है। इस मत के लिए कई व्याख्या एक्सप्लेनेशंस जो है दी गई है। पहला, रूट प्रेशर थ्योरी, मूल दाबवाद सिद्धांत जो है, मूल दाब रूट प्रेशर के कारण पौधों में पानी ऊपर चढ़ता है, ऐसा प्रयोग सिद्ध हो चुका है। वाइट ने प्रयोग द्वारा 1938 ईस्वी में दिखाया कि रूट प्रेशर के कारण जो है अधिक से अधिक 55 फुट तक पानी ऊपर चढ़ सकता है। इस क्रिया के द्वारा ऊंचे पेड़ों टॉल ट्रीज में रसारोहण संबंधी संभव जो है नहीं हो सकता है। तो यह हमारा रूट प्रेशर थ्योरी हो गया। शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चंस में भी कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कैपिलरी थ्योरी। तो जो कैपिलरी थ्योरी है, कैपिलरी वाद है, ये कैसा है? तो इसमें बताया गया है कि इस मत के मुताबिक जो है कैपिलरी थ्योरी जो है, इस मत के मुताबिक जो है जाइलम वाहिकाएं, जाइलम वेजल्स जो है कैपिलरी ट्यूब के समान होती है और इनमें पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन के कारण पानी ऊपर की ओर चढ़ता है। लेकिन इस मत का खंडन इस बात से होता है कि इस क्रिया से 1 मीटर से ज़्यादा ऊपर तक जो है पानी नहीं चढ़ सकता है। अगला थर्ड है इनहिबिशन थ्योरी, अंतः शोषणवाद। सैक्स ने यह मत जो है व्यक्त किया कि जाइलम वाहिकाओं, जाइलम वेजल्स की दीवारों में अंतः शोषण इनहिबिशन के द्वारा जो है पानी ऊपर की ओर उठता है, पर प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि जाइलम जो है हमारा जो होता है उसमें जाइलम वेजल्स में उसकी गुहिका की जो कैविटी होती है होकर रसारोहण एसेंट ऑफ सैप जो है होता है। अगला चौथा नंबर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्योरी। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं, वायुमंडलीय दाबवाद। कुछ वैज्ञानिकों का मत था कि लगातार वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपायरेशन होने के कारण पौधों में रिक्त जो है वैक्यूम जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसमें बाहरी वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण पानी जो है ऊपर चढ़ता है, लेकिन यह सिद्ध हो चुका है कि इस दाब से 10 फुट से ऊपर जो है पानी नहीं उठ सकता। तो यहाँ पर डायग्राम भी आप देख सकते हैं, मोनोमीटर ट्यूब लगा हुआ है, ये मरकरी इसमें है और प्रेशर इसमें डेवलप किया जा रहा है, डेवलप्ड प्रेशर है, और यहाँ पर सिक्रेटेड सैप है और यह नर्फॉर्म कनेक्टर है और यह कट स्टम्प ऑफ स्टेम है। ये जो डायग्राम है इसमें जो है शो किया गया है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ रूट प्रेशर को, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्योरी को, और इसको हम लोगों ने देखा है, एक बार और देख लेते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मत था कि लगातार वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपायरेशन होने के कारण पौधों में रिक्ति वैक्यूम जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे बाहरी वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण पानी ऊपर चढ़ता है, लेकिन यह सिद्ध हो चुका है कि इस दाब से 10 फुट से ऊपर पानी नहीं उठ सकता। पांचवा जो है ट्रांसपायरेशन पूल एंड कॉलेजन वाटर थ्योरी, वाष्पोत्सर्जन जलीय संसर्जन मत। इस मत को डिक्सन एवं जॉली ने प्रस्तुत किया था डिक्सन ने इसे विकसित किया। रसारोहण के इस सिद्धांत को निम्नानुसार समझाया जा सकता है। पहला जो है वाष्पोत्सर्जन मतलब ट्रांसपायरेशन पूल। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जब पर्ण मध्यतक की कोशिकाओं की भीति से जल जो है वाष्पित होकर निकल जाता है, तब जाकर के जो है पर्ण मध्योतक कोशिकाएं जो होती है उनके प्रासरण सांद्रता व जल के अणुओं के विसरण दाब न्यूनता अधिक हो जाती है। अतः इस समय जल जाइलम वाहिकाओं से प्रासरण द्वारा पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में प्रवेश करता है और जिससे जो है जाइलम वाहिकाओं में तनाव उत्पन्न होता है, या तनाव पौधों की पत्तियों द्वारा होने वाले वाष्पोत्सर्जन के कारण होता है। इस कारण इसे वाष्पोत्सर्जन कर्षण जो है कहते हैं। तो यहाँ पर आप डायग्राम को देख भी सकते हैं कैसे जो है इस डायग्राम में यहाँ पर पर्ण वाहिकाएँ हैं, ये इसमें रंध्र है। यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। ये जल का संवहर जाइलम है, ये जाइलम है, और इसके बाद जो है इसमें मृदा जल उपस्थित है, इसमें जो है जल है ये पूरा का पूरा, और ये मृदा सतह है मतलब सॉइल का जो है सरफेस है, और इसमें मूल रोम है मतलब ऐसे करके जड़ रहता है, ऐसे करके जुड़ा रहता है इससे, और इसमें मूल रोम जो है मूल जड़ होती है, और यहाँ पर भी ऐसे रहेगा इस तरह से, और इसमें मृदा जल जो है इसी में जल रहता है, तो उसी जल को जो है
ये जो हमारा जो मूल रोम होता है, जिसको हम लोग जो है रूट हेयर कहते हैं, तो इसी रूट हेयर के द्वारा जो है मूल रोम रूट हेयर के द्वारा वाटर जाता है आपका, जो है इस इधर से जाएगा। जो यहाँ पर एपिडर्मिस का लेयर होता है, कॉर्टेक्स होते हैं, और जो है हमारा रूट हेयर होता है उसके माध्यम से जाता है, और फिर जाएगा यहाँ पर जाइलम में, जाइलम से होकर के जो है आगे पत्तियों तक जाएगा। और ये पत्तियों का जो है अंदर का जो है स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये रूट का स्ट्रक्चर है और ये जो है स्टेम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। आइए हम लोग अब देखते हैं जल का संसर्जन, कोहेजन ऑफ वाटर। तो जल के अणुओं में प्रबल पारस्परिक आकर्षण बल होता है और यह आकर्षण संसर्जन कोहेजन कहलाता है। और इस संसर्जन बल के कारण जल का स्तंभ आसानी से नहीं टूटता है। जल को जब लंबी नलियों में रखते हैं तो यह बल अधिक प्रभावी होता है। अतः पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा उत्पन्न तनाव वाहिकाओं में उपस्थित जल पर पड़ता है तो यह जल ऊपर की ओर खींचता है, क्योंकि जल के अणुओं के मध्य प्रबल संसर्जन बल जो है पाया जाता है, जिससे जल का स्तंभ कॉलमन जो है टूटता नहीं है। जल एक अखंड स्तंभ के रूप में पौधों के शीर्ष तक पहुंच जाता है। इस प्रक्रिया में जाइलम वाहिनिकाएं निष्क्रिय नलिकाओं की तरह कार्य करती है। इस सिद्धांत के द्वारा ऊंचे से ऊंचे पौधों में रसारोहण को समझाया जा सकता है। रसारोहण की क्रिया को समझाने के लिए यह सिद्धांत सर्वमान्य है। अब है डिक्सन सिद्धांत के दोष, ऑब्जेक्शंस टू डिक्सन थ्योरी। तो डिक्सन के सिद्धांत में एक सर्वप्रमुख आवश्यकता बिना किसी बुलबुले के संपूर्ण पौधों में जल के एक सतत कंटिन्यूअस कॉलम की उपस्थिति है। परंतु सत्य यह है कि वाहिनियों भेजल्स में जल कॉलम में प्रायः वायु के बुलबुले पाए जाते हैं, परंतु डिक्सन के विचार में जल कॉलम वायु के बुलबुले से पूर्णतः मुक्त होते हैं। डिक्सन के मत में दूसरा दोष यह है कि इस सिद्धांत के अनुसार वाहिनिकाएं ट्रैकिड्स वाहिनियों भेजल से अधिक दक्ष होती है, क्योंकि वाहिनिकाओं की विभाजित भित्तियां तनन प्रतिबल, टेंसाइल स्ट्रेस तथा वाष्पोत्सर्जन धारा को अस्थायित्व प्रदान करती है। परंतु एंजियोस्पर्म पौधों में मुख्य जलपथ वाहिनियाँ होती है, न कि वाहिनिकाएँ। और उपरोक्त जो दोष हैं उसके बावजूद भी संसर्जन तनाव पौधों में रसारोहण की क्रियाविधि व्याख्या के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। अन्य कारक जैसे मूल दाब इस प्रक्रिया में केवल नगण्य भूमिका ही निभाते हैं। संभवतः संसर्जन तनाव सिद्धांत के लिए सर्वाधिक उत्तम तर्क यह है कि यह सिद्धांत ही केवल एक तीव्र गति से वाष्पोत्सर्जित पौधों में जल गति की दर व मात्रा की व्याख्या करता है। तो इस प्रकार हमारा जो टॉपिक था एसेंट ऑफ सैप और उसके डिफरेंट थ्योरीज को जो है उसके रिलेटेड डिफरेंट थ्योरीज की व्याख्या करनी थी, डिस्कस करनी थी, तो हम लोगों ने इस वीडियो में कम्प्लीटली जो है इसको पढ़ लिया है। तो आई होप आप लोग समझे होंगे कि एसेंट ऑफ सैप क्या है और इसके रिलेटेड थ्योरीज को भी आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग को इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और उसको जो है आप लोग अपने जो भी कन्फ्यूजन को, डाउट को कमेंट करेंगे उसको क्लियर कराया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही बीएससी बॉटनी से रिलेटेड वीडियोज़ और जूलॉजी से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए। और अगर आप जो है अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर करेंगे तो और अधिक जो है स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ पाएंगे, जिससे और अधिक जो कंटेंट जो है मैं प्रोवाइड करा सकूंगा। और इस वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में।